नमस्ते। मैं डॉक्टर शकीला नकवी, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान। आज हम शीत युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की शक्ति कमज़ोर हो गई और विश्व में दो ही महाशक्तियां रह गईं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के संबंधों को व्यक्त करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा शब्द है तो वो है शीत युद्ध। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शीत युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता, ये गर्म युद्ध नहीं है, लेकिन ये शांति भी नहीं है, इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध में एक दूसरे को दोनों ही महाशक्तियाँ कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य तरीक़ों से एक दूसरे को हराने का प्रयास करने लगी। पूरे विश्व में भय, अविश्वास और तनाव का वातावरण हो गया। इससे सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है। शीत युद्ध का अर्थ हो तात्पर्य। शीत युद्ध का तात्पर्य युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियां हैं। शीत युद्ध को इसीलिए सशस्त्र शांति का युग कहा जाता है कि युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है। शीत युद्ध विचारधारात्मक युग है, ये प्रचारात्मक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है और कूटनीतिक युद्ध है। शीत युद्ध जो है वो गर्म युद्ध में परिवर्तित हुए बिना भी शीत युद्ध में वैचारिक घृणा फैलाई जाती है, राजनीतिक अविश्वास होता है, कूटनीतिक जोड़ तोड़ होता है, सैनिक प्रतिस्पर्धा होती है, जासूसी होती है और कूटनीतिक संबंध देखे गए हैं। शीत युद्ध मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, मनुष्यों के मनों में लड़ा जाने वाला युद्ध था, इसलिए इसे स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। शीत युद्ध युद्ध न लड़ें फिर भी युद्ध के सारे उद्देश्यों को पाले, युद्ध के सारे फायदों को पाले, ऐसा ही एक युद्ध था। इसका जो है समस्त उद्देश्यों को पाने वाला नूतन शस्त्र शीत युद्ध है। शीत युद्ध वाक युद्ध था। शीत युद्ध प्रचार के साधनों से, कागज़ के गोलों से, पत्र पत्रिकाओं से, युद्ध और प्रचार साधनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो शीत युद्ध की परिभाषाएं बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने शब्दों में दी हैं। आपको मैं दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं बता देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा है कि ये विचारधाराओं का संघर्ष नहीं है, बल्कि ये अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों का संघर्ष था। उन्होंने देशों पर ज़्यादा बल दिया है। अगला है, ये परिभाषा है KPS मेनन की। KPS मेनन ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है शीत युद्ध की। उन्होंने कहा है कि शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वो अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। ये दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियाँ थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुजुर्गा जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वारसा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और दो व्यक्ति थे, जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। इस तरह उन्होंने बहुत डिटेल में समझाकर बहुत अच्छी सी इसकी परिभाषा दी है। तो शीत युद्ध जैसा कि बताते हैं, ये एक बहुत ही भयानक युद्ध था और युद्ध से, गर्म युद्ध से, शस्त्र युद्ध से एकदम अलग था, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक युद्ध था ये। इसने सभी समस्याओं को उलझा कर रख दिया, चाहे वो वियतनाम की समस्या हो, कश्मीर की समस्या हो, कोरिया की समस्या हो या अरब और इज़राइल की समस्या हो। ये सभी समस्याएं अपनी अपनी जगह बहुत ही मुश्किल हालात में आ गई। इसीलिए नेहरू ने शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड का वातावरण के समान बताया है उन्होंने। इसलिए
शीत युद्ध के लक्षण इस प्रकार हैं कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं, दो शक्तियों का युद्ध था, अमेरिका और सोवियत संघ। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, ये वॉक युद्ध था। फिर तीसरा है कि शीत युद्ध दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचार, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपने हालात मजबूत करने में लगी थी। ये दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंध थे। ये गर्म युद्ध से भी अधिक खतरनाक था। ये मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध की प्रकृति हम कूटनीतिक युद्ध की प्रकृति सी कह सकते हैं। आपस में एक दूसरे को कूटनीतिक तरीकों से हराने में लगे हुए थे, जैसा कि अभी अभी बताया है। आर्थिक सहायता देना, शस्त्र को काम में नहीं लेते हुए भी प्रचार और अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र की सप्लाई करना, शस्त्रीकरण करना, सैनिक गुटबंदियां करना, ये सब शीत युद्ध के अंग थे। शीत युद्ध को वास्तव में उष्ण शांति कह सकते हैं। शांति होते हुए भी ये शांति नहीं थी। अब हम देखते हैं शीत युद्ध के साधन। शीत युद्ध के साधनों में सबसे प्रमुख जो साधन है वो प्रचार। एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, घृणित प्रचार करना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। प्रचार रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से एक दूसरे को शोषक और अत्याचारी बताना। दूसरा शीत युद्ध का साधन था शक्ति का प्रदर्शन। अपनी सैनिक और तकनीकी शक्तियों को श्रेष्ठ करने की कोशिश करना और दूसरे को कमज़ोर बताना। तीसरा था कमज़ोर अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक और अन्य सहायता देना। चौथा था शीत युद्ध का साधन जासूसी था। U-2 विमान कांड हुआ है, इसने बताया कि जासूसी के क्या क्या तरीक़े काम में लिए जा सकते हैं। शीत युद्ध का एक साधन था कूटनीति। कूटनीतिक तरीक़ों से लड़ा जाने वाला युद्ध था शीत युद्ध। अब हम शीत युद्ध के कारण देखेंगे। शीत युद्ध के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख हैं। पहला है ऐतिहासिक कारण। 1917 में सोवियत संघ में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो शीत युद्ध का जन्म तो वहीं से देखा जा रहा है। उस मार्क्सवाद के विचार थे कि आदिकाल से लेकर अब तक समाज में जितने भी काल आए हैं, हर एक युग में दो वर्ग रहे हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। ये दो वर्ग होते हैं और अब आधुनिक काल में शोषक वर्ग बहुत ज़्यादा शोषण करने लगा है, जिससे दोनों के बीच में क्रांति होगी और क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद का अंत होगा और साम्यवाद की स्थापना होगी। तो यहाँ पर ही हम देखते हैं कि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था। मार्क्स ने कहा था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास पाने के लिए सारी दुनिया है और खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल जंजीरें हैं। तो इसका उद्देश्य पूंजीवाद को ख़त्म करना था और पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था, जिससे कि इस क्रांति के समय पूंजीवादी देश डर गए कि अब तो हमारे नाश की बात की जा रही है इस क्रांति में ही। तो यही शीत युद्ध का जन्म देखा जाता है। दूसरा था द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ को जन धन की हानि पहुंचा रहा था, तो उसने मित्र राष्ट्रों से नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया था, ताकि उस पर दबाव कम हो सके। लेकिन चर्चिल और मित्र राष्ट्र इस अनुरोध को टालते रहे, तो इससे सोवियत संघ में ये भावना घर कर गई कि वो हमारा विनाश देखना चाहते हैं और शीत युद्ध इससे बड़ा। तीसरा है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक और सोवियत संघ तो यूरोपीय देशों को सोवियत प्रभाव में लाना चाहता था और दूसरी ओर पश्चिमी देश सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहते थे। तो यहाँ पे उनके उद्देश्यों में अंतर हो गया था। अगला है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। सोवियत संघ ने पोलैंड में इसकी अवहेलना की थी।
फिर हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ ने युद्ध विराम समझौतों, याल्टा और पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन किया था और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों को सहयोग देने से इनकार कर दिया था और वहाँ पे अपनी सोवियत समर्थक सरकारें स्थापित कर दी, जिससे एक दूसरे के विरुद्ध शंका का माहौल हो गया। अगला है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने जो 1944 में बाल्कन समझौता हुआ था उसको उल्लंघन करना चाहा और सोवियत संघ ने बल्गारिया, रोमानिया में सोवियत प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। ब्रिटेन में यूनान की जो स्थिति थी तो यूनान में ब्रिटेन की जो स्थिति थी अब वो कमज़ोर हो गई थी, तो वहाँ भी इसने बराबर का, बल्कि सोवियत संघ ने अपनी सरकार स्थापित करने की कोशिश की और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर दी, जिससे कि पश्चिमी देश नाराज़ हो गए। अगला है ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। उत्तरी ईरान पर तो सोवियत संघ ने अधिकार कर लिया था, दक्षिणी ईरान पर अमेरिका और आंग्ल सेना का अधिकार था। युद्ध के बाद अमेरिका ने तो अपनी सेना हटा ली, लेकिन सोवियत संघ ने उत्तरी ईरान से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया, जिसके नाराज़ हो गए पश्चिमी देश। अगला है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ब्रिटेन की स्थिति यूनान में कमज़ोर हो गई थी, तो उसने वहाँ से अपने सैनिक अड्डे हटा लिए। तो उसके बाद सोवियत संघ ने यूनान के कम्युनिस्ट छापामारों को मदद देना शुरू कर दिया ताकि यहाँ पे है ना साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाए। बदले में ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के अंतर्गत